अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद। हम लोग फर्स्ट ईयर के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज़ के हवाले से हम उन तमाम एमसीक्यूज़ के जो पॉसिबल आंसर्स हैं विद रीजंस या अगर हमें उसमें कोई कंक्लूजन निकालनी होगी तो उसके लिहाज से हम उन तमाम एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग अब तक ट्रांसपोर्ट के एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम गैसोस एक्सचेंज और फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर है। हम इस चैप्टर में मौजूद जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम सबसे पहले देखें कि ऑल गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड इन मैमल्स, ठीक है, हवा और यानी बॉडी का जो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मौजूद जो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है जिसे हम ब्लड कह रहे हैं। सो गैसेस विल एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड द ब्लड इन मैमल्स अकर्स अक्रॉस द वॉल्स ऑफ, ठीक है। तो एक्चुअल में ब्लड वेसल जो है ना, दीज आर हाईली वेस्कुलराइज जो स्ट्रक्चर है किसी भी लंग्स के अंदर वो एल्वियोलाई है। तो एल्वियोलाई की थिकनेस के हवाले से हमने डिस्कस किया था। तो एल्वियोलाई जो है इसका आंसर होगा क्योंकि एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द एल्वियोलाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड वन है यूनिक फीचर ऑफ बर्ड्स दैट अलाउज देम टू ऑलवेज ब्रीथ फ्रेश एयर इन द, ठीक है, फ्रेश एयर इन टू ऑलवेज ब्रीथ फ्रेश एयर इज द। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, स्पाइरिकल्स और पैराब्रोंकाई। देखें, बर्ड्स के अंदर एल्वियोलाई नहीं होते, बर्ड्स का वन वे फ्लो ऑफ एयर है, बर्ड्स डबल ब्रीथिंग मैकेनिज्म है। तो वो कौन सा यूनिक फीचर है जो बर्ड्स के लिहाज से उनकी हेल्प करता है? तो बर्ड्स का जो यूनिक फीचर है जो उनको ऑल दैट ऑलवेज हेल्प टू ब्रीथ फ्रेश एयर, ठीक है, हम उसको कहते हैं पैराब्रोंकाई। नेक्स्ट, इन थोरेसिक ब्रीथिंग एक्सहेलेशन इज द रिजल्ट ऑफ। जब आप ब्रीथिंग मैकेनिज्म का जिक्र करते हैं तो एक्सहेलेशन यानी जिसमें आप एयर एक्सहेल करते हो, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ नंबर वन कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एक रीज़न तो ये हो सकता है क्योंकि जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स अंदर की तरफ प्रेस होती हैं, वॉल्यूम कम होता है, एयर प्रेशर बढ़ता है और एयर एक्सहेल हो जाती है। अच्छा, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बिल्कुल नहीं, एक्सटर्नल कोस्टल तो इनहेल में हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम, कोई वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम ओनली, ऐसा भी नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे बेसिकली थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है। तो इसका मतलब इस वक्त हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी अल्फा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। द अर्ज टू इनहेल एयर रिजल्ट्स फ्रॉम, ठीक है, इनहेल्ड एयर यानी एयर को इनहेल करने के लिए अगर हम उसकी ज़रूरत फील करते हैं तो हमें उसके लिए करना क्या पड़ता है? राइजिंग ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम ऊपर आएगा, अगर ऊपर आएगा फिर तो इसका मतलब है वो थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो वो तो इनहेल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो द अर्ज टू इनहेल एयर, इनहेल के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। लोअरिंग ऑफ डायफ्राम, हाँ, लोअरिंग ऑफ डायफ्राम तो इन्वॉल्व है, ठीक है। डायफ्राम नीचे जाएगा तो वो लंग्स को अपने साथ जो है ना वो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा यानी नेगेटिव प्रेशर डेवलप करेगा। लोअरिंग ऑफ द डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स तो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब एक्सहेल हो रहा होता है, तो एक स्टेटमेंट तो इसमें ठीक है कि लोअरिंग ऑफ डायफ्राम, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो आगे लिखा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, तो ये इनहेल के लिहाज से गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्शन दैट इज लोअरिंग ऑफ डायफ्राम एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, सही है। तो यहाँ पर अच्छा, इसका बी ऑप्शन लोअरिंग ऑफ डायफ्राम लिखा है, सिर्फ लोअरिंग ऑफ डायफ्राम तो इनहेल नहीं कर रहा होता ना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी इन्वॉल्व हैं। तो हम लोगों को एक्यूरेट करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। उसके बाद है द मोस्ट कॉमन गैस बाय परसेंटेज इन द एयर। हवा में मौजूद जो गैसेज हैं उनमें सबसे कॉमन गैस अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो इनमें से कौन सी गैस होगी?
जैसा कि आपको मालूम है कि 78% जो है वो नाइट्रोजन है हवा में, उसके बाद 21% ऑक्सीजन है, एंड देन 0.04% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड रेस्ट ऑफ जो बाकी इनर्ट गैसेज हैं। तो यहाँ अगर द मोस्ट कॉमन गैस बाय परसेंटेज फाउंड इन एयर तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? दैट विल बी नाइट्रोजन। ठीक है, देन वी हैव 6 MCQs. Which of the following animals have air sacs attached to their lungs? अच्छा, attached to their lungs का मतलब है कि lungs के साथ attach। अब air sac तो हम alveoli को भी कहते हैं, which are present in the lungs, but they are said that which of the following animals have air sacs attached to their lungs? So these are the birds जो air sacs में हवा को fill करते हैं। हमने डिस्कस किया था किस तरीके से जो है वो inhalation के steps होते हैं। Then we have a counter current flow system between substance A and substance B. अच्छा, counter current का मतलब होता है एक दूसरे की opposite direction में flow करना। तो counter current flow between substance A and substance B, like water, और अगर आप एक तरफ water है और एक तरफ blood है, जैसे हम लोगों ने counter current flow mechanism पढ़ा था, उसके अंदर counter current flow exchange जो है ना फिश के लिहाज से डिस्कस किया था। तो गैसेज में अगर हम डिस्कस करें तो उससे क्या फ़ायदा होता है? इट मैक्सिमाइजेज द एक्सचेंज बाय हैविंग ए एंड बी फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। तो अभी मैंने कहा इट इज़ ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये सेम डायरेक्शन का ऑप्शन तो किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि इसका दूसरा ऑप्शन कहाँ है, ये रहा। मिनिमाइजेज द एक्सचेंज, बिल्कुल नहीं, मैक्सिमाइजेज एक्सचेंज करता है। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमाइजेज द एक्सचेंज बाय हैविंग ए एंड बी फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल। ए एंड बी यानी कि सब्सटेंस ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में, काउंटर का लफ्ज़ी मतलब ही ऑपोजिट होता है। ठीक है, काउंटर स्ट्राइक जैसे आप डिस्कस करते हैं, काउंटर फायर। तो इसका मतलब है ए और बी का ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सचेंज फ्लो करने से इट विल मैक्सिमाइज द एक्सचेंज बाय हैविंग ए एंड बी फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमने डिस्कस किया था कि फिश के अंदर गिल्स में ब्लड और उसके ऊपर वाटर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, विच मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। 80% ऑफ द ऑक्सीजन विल बी अब्सॉर्ब बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, नंबर 8, कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स बाय द एंजाइम। अब ये भी हमें मालूम है कि एक एंजाइम है जो आरबीसीज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर ऑफ आरबीसीज के साथ रिएक्ट करवाता है, जिसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बोनिक एसिड बनता है। उस एंजाइम का नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। ठीक है, दैट इज नेम्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। MCQs नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ आर रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो कौन सा ऐसा यूँ समझ लें पाथवे है या मैकेनिज्म है या प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंक्रीज नहीं कर रहे होते। इंक्रीजेज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बढ़ेगी, तो प्लस पॉइंट है। डिक्रीजेज द थिकनेस ऑफ द सरफेस एरिया, हाँ, सरफेस एरिया की थिकनेस को कम कर देंगे डेफिनेटली, ये भी गैसेस एक्सचेंज के फैक्टर्स अफेक्टिंग में था। इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे अगर हम वर्ड पूरा लिखेंगे तो दैट विल बी ग्रेडियंट होना चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली, अगर हम यहाँ देखें तो शायद इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा सवाल लिखा है, इंक्रीज द कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ द गैसेस इनसाइड एंड आउटसाइड से हम, ठीक है, हम इसको ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, हाँ, ये भी प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आप चौथा ऑप्शन देखें जिसमें लिखा है कि टू ड्राई द सिस्टम आउट सो द गैसेस डू नॉट हैव, जितना रेस्पिरेटरी सरफेस ड्राई हो जाएगा, ठीक है, उतना ही गैसोस एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है वो कम होता जाएगा। हमने पढ़ा था कि सरफेस एरिया शुड बी मॉइस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो डेल्टा होना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव नंबर 10 MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मोस्ट एफिशिएंट एट ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो सबसे ज्यादा मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका था? वी हैव टोल्ड यू अबाउट दैट वाज ऑफ बर्ड्स, क्योंकि वो मैक्सिमम इनहेलेशन करते हैं यानी कंप्लीट वेंटिलेशन करते हैं। ये टॉपिक आप डिस्कस कर चुके हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर एक्सहेल यानी हवा को बाहर निकालने के लिए एयर मूव्स फ्रॉम द
ब्रोंकस। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन इन ह्यूमंस एयर मूव्स फ्रॉम ब्रोंकस इनटू, अच्छा ब्रोंकस ब्रोंकाई दो होते हैं, एक को ब्रोंकस कहते हैं। अब हमें लगता है ब्रोंकस से आगे ब्रोंकियोल्स, लेकिन वो तो तब होगा ना जब इनहेलेशन का वर्ड होगा। लिखा है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन इन ह्यूमंस द एयर मूव फ्रॉम द ब्रोंकस इनटू, तो इसका मतलब है रिवर्स में एयर आ रही है, दैट विल बी आंसर ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कंफ्यूज करने के लिए बेसिकली आपको ये इस तरह का सेंटेंस बोला गया, द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। अच्छा, ब्लड में जो मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड अटैच टू द हीमोग्लोबिन dissolved in the plasma as carbon monoxide in the red blood cell as bicarbonate ion in the red blood cells। जी हाँ, it is as bicarbonate ions in the red blood cells, और red blood cell में water of RBCs के साथ ये रिएक्शन होता था। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है डेल्टा। तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 ATM। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 380 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यस, इट इज आंसर ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। Then we have diffusion alone is effective only over the distance less than approximately। अब हमारे पास यहाँ बताया जा रहा है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस ही काफी है अगर सरफेस की थिकनेस अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या, दैट शुड बी लेस देन ऑफ, अब ये 0.05 मीटर है, ये 0.5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और सबसे कम थिकनेस है 0.0025 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है 0.0025 मिलीमीटर जो है, it is the minimum thickness which is sufficient for the exchange of gases by simple diffusion mechanism। ठीक है, और ये हमारे alveoli की thickness भी है अगर आपको याद हो। Which of the following animals have tracheal tubes, जिनमें tracheal tube system होता है। ठीक है, तो that was grasshopper, ठीक है, कॉकरोच वगैरह हमने डिस्कस किया था। And when a bird breathe oxygen will taken up by the blood in। अच्छा, जब बर्ड ब्रीथ इन करता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन विल टेकन अप बाय, वो कौन से, यानी बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, सिंपल अल्फाज में ही बोला है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा बर्ड्स का जिसमें ऑक्सीजन ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हमें मालूम है वो पैराब्रोंकाई है, क्योंकि इट इज हाईली सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स जो हमने डिस्कस किया था। तो इसके लिहाज से आंसर क्या होना चाहिए, पैराब्रोंकाई। नेक्स्ट वी हैव द रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर ऑफ ह्यूमन इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर जैसे वो मैसेजेस रिसीव करता है और फिर पूरा प्रोसेस। नंबर 18 वी हैव द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द ब्लड अकर्स इन। तो एक्सचेंज ऑफ जो एक्चुअल गैसेस है बिटवीन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द ब्लड अकर्स, तो हमारे ब्लड में जो गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, एक्चुअल एक्सचेंज कहाँ होगा उसका, कैपिलरीज में, जो विच आर सिंगल सेल थिक। ठीक है, क्योंकि आर्टरीज और आर्टेरियोल्स या वेन्स जो है ना वो थिक होती हैं। नेक्स्ट वन, द लोकेशन इन द लंग्स। सवाल है कि द लोकेशन इन द लंग्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इज द, अच्छा अब लोकेशन लंग्स में जहाँ एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो क्या है, एल्वियोलस या एल्वियोलाई है, डेफिनेटली दे आर एल्वियोलस और एल्वियोलाई। द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स एंड इनहेलेशन ऑफ एयर। ठीक है, लंग्स का एक्सपेंड हो जाना, लंग्स का एक्सपेंड हो जाना एंड इनहेल ऑफ एयर इज द रिजल्ट ऑफ द मसल्स ऑफ द लंग्स रिलैक्सिंग, मसल्स ऑफ लंग्स विल रिलैक्स। ठीक है, सर्फ थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, रिलैक्स कर जाएंगे अलोंग द लंग्स टू गेट लार्जर। ठीक है, डन। उसके बाद डिक्रीज प्रेशर ऑफ द इंटर प्लूरल फ्लूइड, लंग्स के जो चारों तरफ प्लूरल फ्लूइड है, चूंकि जब डायफ्राम एक्सपेंड करता है तो इंटर प्लूरल फ्लूइड का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, लंग्स एक्सपेंड होते हैं। एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द डायफ्राम, यस, जिससे डायफ्राम नीचे जाएगा, तो इसका मतलब है इट वुड बी एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अच्छा, द लंग्स ऑफ बर्ड्स एग्जिबिट मैक्सिमम रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ड्यू टू, अब क्या उसमें क्रॉस करंट फ्लो ऑफ ब्लड एंड एयर थ्रू द लंग्स होता है, एक पॉइंट ये है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन के लिहाज से ब्लड और एयर जो है उसमें मूव कर रही हैं, एक ये ऑप्शन आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा इसके पास ऑप्शन ये है कि दैट विल बी ऑफ वन वे फ्लो थ्रू द पैराब्रोंकाई। ठीक है, और द फैक्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव वेरी स्मॉल लंग्स, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द बर्ड्स हैव वेरी स्मॉल लंग्स
and one way flow of air through the parabronchi. So it means that के हमारे पास one way flow of air through parabronchi will definitely helps in the better exchange, क्योंकि जो एयर है वो बस एक ही डायरेक्शन में मूव, वन वे फ्लो ऑफ एयर बर्ड्स का मैकेनिज्म था जो मैंने बताया था, ये बर्ड्स की एफिकेसी को एनहांस करता है। अच्छा, द एफिशिएंसी ऑफ गिल्स इन फिश इज डिराइव फ्रॉम द काउंटर करंट फ्लो ऑफ वाटर ओवर द गिल्स। ठीक है, अभी जब डिस्कस कर रहे थे हम लोग, एक तो हमें हमारे पास बताया जा रहा है कि काउंटर करंट फ्लो जो है ऑफ वाटर ओवर द गिल्स, यानी गिल्स के ऊपर वाटर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। क्या इसकी वजह से? द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द ब्लड विद इन द गिल्स, कंटिन्यूस डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, या ए एंड बी। तो इसका मतलब है टेम्परेचर, देयर इज नथिंग टू डू विद द टेम्परेचर एज वेल, इज नॉट लाइक हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है। सो इट वुड बी द काउंटर करंट फ्लो ऑफ वाटर ओवर द गिल्स प्राइमरीली। ठीक है, द नेक्स्ट वन वुड बी इन एम्फीबियंस एयर इज फोर्स्ड इनटू द लंग्स। अच्छा, एम्फीबियंस में हवा को फोर्स किया जाता है कि वो लंग्स में जाए, नॉट ड्रॉन इनटू द लंग्स, यानी लंग्स खुद इसे अपने पास एयर को आने नहीं देते, यानी नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग मैकेनिज्म नहीं है। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग, जो एम्फीबियंस के लिहाज से हमने फ्रॉग में डिस्कस किया था। गैसेस एक्सचेंज थ्रू द स्किन एंड द गैसेस एक्सचेंज ऑल्सो अकर्स इन द लंग्स। जो स्किन के जरिए भी रेस्पायर करते हैं पानी में, और जब वो जमीन पर हो तो वो लंग्स के जरिए, तो वो एम्फीबियंस हैं। क्या है? एम्फीबियंस। नाइदर रेप्टाइल्स, नाइदर इंसेक्ट्स, नाइदर बर्ड्स, दे आर एम्फीबियंस। ओके, द ब्रेन रेगुलेट द रेट एट विच यू ब्रीथ बाय। अच्छा, आपका ब्रेन जो है, आपका ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो आपके ब्रीथिंग मैकेनिज्म को रेगुलेट कर रहा होता है। वो ब्लड में किस चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है? पर्टिकुलरली CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन को जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है। देन वी हैव 26 डोम शेप पार्ट अंडर चेस्ट इज कॉल्ड, जो थोरेसिक कैविटी में लंग्स के नीचे एक डोम शेप का ऑर्गन है, दैट विल बी नोन एज, तो हम उसको क्या कहते हैं? दैट विल बी नोन एज डायफ्राम। द प्रोसेस इन प्लांट्स विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम ओनली इज कॉल्ड। ठीक है, प्रोसेस प्लांट्स में जो सिर्फ दिन को ही होता है, रात को नहीं हो सकता, वो बेसिकली क्या है? फोटोसिंथेसिस ही है। ठीक है, आप रेस्पायरेशन तो डे नाइट है और बाकी सारे प्रोसेस लिहाज से। टाइनी थिन वॉल डक्ट सराउंडेड बाय कैपिलरीज विच आर प्रेजेंट इन लंग्स ऑफ बर्ड्स। तो वो थिन वॉल डक्ट्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, विच आर सराउंडेड बाय कैपिलरीज एंड प्रेजेंट इन द लंग्स ऑफ बर्ड्स, क्या कहलाई जाएंगी? पैरा ब्रोंकाई, जिनको हम रेस्पायरेटरी सरफेस ऑफ बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव MCQs नंबर 29। इन ह्यूमंस सीलिएटेड एपिथेलियम म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, फिल्टर फॉरेन पार्टिकल्स टू एंटर इन नेजल कैविटी। ठीक है, यानी हमारे पास जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, हमारी जो नोज है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दे हैव सम सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स एज वेल एज म्यूकस मेम्ब्रेन, जो फिल्टर करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, ताकि हवा आपकी नाक में से फिल्टर होकर आपकी जो पर्टिकुलर नेजल कैविटी है वहां तक मूव कर सके। तो यहाँ पे हम इसको आंसर करेंगे, इट वुड बी नेजल कैविटी। रेस्पायरेशन एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज नोन एज, किसी ऑर्गेनिज्म के लेवल पर जो रेस्पायरेशन होगी, अब देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे, ठीक है, तो हम उसको कहें, जैसे हम कहते हैं ना इनहेल एक्सेल, तो सेलुलर लेवल पे जिक्र नहीं हो रहा, किसी सेलुलर लेवल पे होता है तो वो बेसिकली हमारे पास सेलुलर रेस्पायरेशन अगर हम कहेंगे उसको कहें। लेकिन अगर वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल पर है, दैट विल बी नोन एज ब्रीथिंग, या हम उसको वेंटिलेशन कहते हैं। सिर्फ इनहेल तो नहीं कह सकते ना ब्रीथिंग को, तो इसलिए बोथ ए एंड बी, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन वुड बी द आंसर। ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू सेरीन, phosphoglycolate जो टॉक्सिक कंपाउंड है कन्वर्टेड इनटू सेरीन, सो दिस प्रोसेस और दिस रिएक्शन विल अकर विद इन द, तो आंसर हमारे पास क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दो ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व है ना फोटो एस्पायरेशन के प्रोसेस में, द वन पेरोक्सोम, द अदर वन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनिशियल स्टेप में फॉस्फोग्लाइकोलेट टॉक्सिक कंपाउंड को पहले ग्लाइकोलेट बनाया जाता है, दैट विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइसिन, और फिर उसके अगले स्टेप में ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेरीन का एक मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर फोटो रेस्पायरेशन से रिलेटेड टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है रिब्स आर एलिवेटेड। ठीक है, ऊपर व्हेन इंटरनल
अब यहाँ पे ज़रा करेक्शन है, इंटरनल और एक्सटर्नल मसल्स का जिक्र हो रहा है, तो इसमें करेक्शन ये है कि देखें सवाल में पूछा जा रहा है कि रिब्स आर एलिवेटेड, ठीक है, एलिवेट मींस रिब्स ऊपर की तरफ आएंगी, ठीक है, ऊपर और बाहर की तरफ आएंगी। तो हमें ये मालूम है कि रिब्स ऊपर और बाहर की तरफ तब निकलती हैं जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इंटरनल एक्सटर्नल, तो एक्चुअल में ये जो वर्ड है इसको करेक्ट करना है, दैट विल बी इंटर कोस्टल, ठीक है, वर्ड क्या होना चाहिए, रिब्स आर एलिवेटेड व्हेन इंटरकोस्टल एक्सटर्नल मसल्स बिटवीन रिब्स आर। अब क्या होगा वो बताना है, यानी यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है इस वर्ड में, अगर आप देखें, ठीक है। सो इस वर्ड में हमें बताया जा रहा है, ये मैं ज़रा हाईलाइट कर दूँ ताकि हमें नेक्स्ट टाइम के लिए चीज़ें कंफर्म हो। ठीक है, अच्छा, तो रिब्स आर एलिवेटेड व्हेन इंटरकोस्टल एक्सटर्नल मसल्स, या आप इन्हें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहें, यही बात है, बिटवीन रिब्स आर, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी रिब्स एलिवेट होंगे और बाहर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, विच वन, एलिवेटेड, ठीक है। और एलिवेट के लिए हम इन मसल्स के बारे में क्या कहेंगे, दे आर कॉन्ट्रैक्टेड, दे विल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट वन है कंडक्टिंग टिश्यूज विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन तो दो है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स भी है, तो उसके लिहाज से तो हमें दोनों को कवर करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है दैट विल बी रिजल्ट बाय द जाइलम फ्लोएम, ऑप्शन वुड बी, यानी वेस्कुलर बंडल्स का ऑप्शन होता तो आप उसको मार्क कर दे, आइदर ए एंड बी, जाइलम एंड फ्लोएम के लिहाज से हम इसको आंसर करेंगे। नेक्स्ट वी हैव एवरेज कैपेसिटी ऑफ लंग्स। लंग्स की जो एवरेज कैपेसिटी है टू बी फिल्ड विद एयर, 5000 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, या हमने कहा था 5 लीटर, तो 5 लीटर वुड बी द एवरेज लंग्स कैपेसिटी ऑफ बोथ लंग्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन है दैट विल बी, अगर हम डिस्कस करें, सो आर यू बी पी इज अ मॉलिक्यूल विच एक्ट एज एन, अच्छा, राइबोलोज बायोफॉस्फेट। अब ये आपको इसकी ज़्यादा डिटेल तो इस चैप्टर में नहीं पढ़ी थी, मगर आपने चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक में जब आप पढ़ रहे थे कौन सा, डार्क रिएक्शन, तो वहाँ आपने डिस्कस किया था, आरयूबीपी इज अ मॉलिक्यूल विच एक्ट एज ए डोनेटर और डोनर, एक्सेप्टर, ट्रांसपोर्टर और मीडियम। तो बेसिकली इट एक्ट एज एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर ऑफ आरयूबीपी, एक्सेप्टर ऑफ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है आरयूबीपी ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके ध्यान में होना चाहिए, एज एक्सेप्टर काम करेगा ये कार्बोक्सिलेशन के स्टेप में, अगर आपको याद हो। इसके बाद हमारे पास जो है वो है नेक्स्ट वन 36। इससे पहले हमने कौन सा डिस्कस किया, 34, 35 एंड देन 36। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन रेस्पायरेशन इज ओनली डन बाय, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन रेस्पायरेशन जो है इज ओनली डन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। मैंने बताया था कि गैसेज हमेशा जो है सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम हायर टू लोअर जो है वो डिफ्यूज होती हैं, ठीक है, तो इस लिहाज से हमने इनको सिंपल डिफ्यूजन बताया। सब डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इनटू ट्यूब्स विच आर कॉल्ड, एक ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा तो हम उनको ब्रोंकाई, एक को ब्रोंकस कहेंगे, दोनों को ब्रोंकाई कहा जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट वन MCQs 38। प्लांट्स विच लिव अंडर वाटर ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम डिजॉल्व फ्रॉम, सवाल को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है, प्लांट्स विच लिव अंडर वाटर ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, या फिर फ्रॉम वाटर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो वहाँ पर भी अगर हम कहें गैसेस के लिहाज से तो वो भी सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ही कंसिडर की, तो यहाँ पे हम इसको कह देते हैं सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव एन एस्टिमेट सर्वे रिपोर्ट्स दैट 90% लंग्स कैंसर कॉज्ड बाय, तो 90% जो लंग्स कैंसर है, अगर हम उसकी कॉन्सिक्वेंस यानी उसकी वजह अगर हम कॉज देखें तो दैट विल बी ऑफ स्मोकिंग, एंड देन 40
व्हेन देयर इज लो टेंशन ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। तो अब देखिए लो टेंशन या लो कंसंट्रेशन आप कहते हैं, व्हेन देयर इज लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑक्सी हीमोग्लोबिन रैपिडली क्या होगा, रैपिडली विल डिसोसिएट, ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा जो कि आरबीसीज के पास रहेगा, और ऑक्सीजन जो है दैट विल बी डिफ्यूज इनटू द टिश्यूज। सो हमने ये बताया था कि टिश्यूज के पास अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑलरेडी बहुत है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। यहाँ बताया जा रहा है व्हेन देयर इज लो टेंशन ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑक्सी हीमोग्लोबिन रैपिडली डिसोसिएट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन 41, दैट विल बी सब डिवीजन ऑफ ब्रोंकस आर। तो ब्रोंकस को फर्दर डिवाइड करते हैं तो उनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंखाए तो दो ब्रोंकस को एक साथ मिला के कहते हैं कलेक्टिवली जब दो हैं, तो ब्रोंकस की सब डिविजन्स क्या कहलाई जाएंगी, ब्रोंकियोल्स कहलाई जाएंगी। देन वी हैव अल्टीमेट ग्रोथ विच एक्सपेंड बाय इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। अब अगर आप देखें अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, लगातार एक ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा हो अगर किसी टिश्यूज में, विच एक्सपेंड बाय इन्वेजन मेटास्टेसिस, तो यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि मेटास्टेसिस वो ग्रोथ होती है सेल्स की जिसमें वो किसी एक ऑर्गन में अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट करते हैं एंड देन दे विल बी शिफ्ट टू द अदर बॉडी ऑर्गन्स। और बेसिकली ये हमारे पास डिस्कशन की जा रही है, बताया जा रहा है कि कैंसर के लिहाज से डिस्कशन हो, तो कैंसर में अनलिमिटेड ग्रोथ विच एक्सपेंड बाय इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, पोलियो टीबी नहीं, इसका मतलब है इट विल बी अ कार्सिनोमा, ठीक है। मोस्टली जो एपिथेलियल लाइनिंग के टिश्यूज होते हैं जिनमें कैंसर डेवलप हो जाएगा तो दैट विल बी आंसर ऑफ कार्सिनोमा। ये इससे रिलेटेड तो नहीं है लेकिन इसमें पूछा गया है एमसीक्यूज। अच्छा, स्पेशल पोर्स हेल्प इन गैसोस एक्सचेंज इन कॉर्क टिश्यूज आर। हमने ये डिस्कस किया था ना कि गैसोस एक्सचेंज प्लांट में दो पाथवेज है, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स। अब जो लेंटिसेल्स हैं वो बेसिकली किसी भी प्लांट स्टेम की जो आउटर लेयर है उसमें पैचेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है स्पेशल पोर्स, अब ये स्पेशल पोर उन्हीं का जिक्र हो रहा है, हेल्प्स इन एक्सचेंज इन गैसोस एक्सचेंज इन कॉर्क टिश्यूज। तो जो सबसे आउटर लेयर होती है उन्हें हम कॉर्क टिश्यूज भी कहते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं, तो उनके जरिए गैसोस एक्सचेंज एक्चुअल में क्या है वो, तो बेसिकली वो क्या है, वो लेंटिसेल्स कहलाए जाएंगे। Then we have a next one 44, ठीक है, that is double layered thin membrane sac which cover lungs are called। तो lungs के लिहाज से जो डबल लेयर्ड है और थिन मेम्ब्रेनस से सैक है जिसने हमारे लंग्स को कवर करके रखा हुआ है, that will be known as क्या कहेंगे, प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है, और इसमें फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। There is no involvement of blood in transport of gases in। अच्छा, वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ब्लड का कोई रोल नहीं है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, ठीक है, तो वो है बेसिकली इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स में जो गैसेस की ट्रांसपोर्ट होती है वो उनमें ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम में होता है। सर्कुलेटरी जो मीडियम होता है जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं वाइट कलर, उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड से कोई रोल नहीं है। ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन इंसेक्ट्स में, कॉकरोच, ग्रास होपर वगैरह में ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम के जरिए होता है। तो यहाँ देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्लड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, बाकी रेप्टाइल्स, ह्यूमन और फिश सब में ब्लड इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में, लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 45 के बाद है 46, 10 पेयर्स ऑफ अपर्चर्स। अब 10 पेयर्स ऑफ अपर्चर्स, अब यहाँ पे नाम नहीं लिया जा रहा, अपर्चर बेसिकली ओपनिंग्स या सुराख को कह रहे हैं। सो 10 पेयर्स हैं टोटल, हमारे पास कितने हो गए 20। 10 पेयर्स अपर्चर्स इन ट्रैकियल ट्रंक ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड। तो उन 10 पेयर्स ऑफ अपर्चर्स को हम स्पायरिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पायरिकल्स कहलाए जाएंगे, ठीक है। एंड देन फोटो रेस्पायरेशन डिपेंड अपॉन, फोटो रेस्पायरेशन लाइट, केमिकल, नाइट या टेम्परेचर। तो हमने कहा था फोटो रेस्पायरेशन होता ही दिन में है जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, और वो बेसिकली हमने बताया था कि फिर वहां पे ट्रांसपायरेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं। तो फोटो रेस्पायरेशन डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट तो फोटो रेस्पायरेशन विल इनिशिएट, फोटो सिंथेसिस क्विट हो जाएगा, फोटो रेस्पायरेशन चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, वाटर इज 50 टाइम मोर विस्कस देन, तो हमारे पास आंसर है एयर, ठीक है, वाटर
जो है वो एयर से 50 टाइम मोर जो है ना वो विस्कस है, डेंस है। तो वाटर के मुकाबले में एयर इज़ अ बेटर रेस्पिरेटरी सरफेस, सॉरी रेस्पिरेटरी मीडियम बोलेंगे, ठीक है। आफ्टर गैसेस एक्सचेंज CO2 इज रिमूव्ड। गैसेस एक्सचेंज को जो है वो प्रोसेस होने के बाद CO2 इज रिमूव बाय डेफिनेटली एक्सहेलेशन। गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस में ऑक्सीजन इन और CO2 आउट होगा, तो बेसिकली हम इस प्रोसेस को एक्सहेल कहेंगे, एयर का लंग्स में से बाहर आना, दैट विल बी एक्सहेलेशन, ठीक है। सो टोबैको स्मोकिंग वीकन्स द वॉल्स ऑफ, टोबैको स्मोकिंग की वजह से जो पर्टिकुलरली वॉल्स होती हैं दैट विल बिकम वीक। तो सबसे ज़्यादा थिन एल्वियोलाई हैं और सबसे ज़्यादा डैमेज भी एल्वियोलाई ही होते हैं यहाँ पे। देन वी हैव मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज़, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म वुड बी रेस्पायरेशन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रेस्पायरेशन इज़ द बेसिक प्रोसेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बेसिकली कौन सा प्रोसेस है, दैट विल बी रेस्पिरेशन। इन्फ्लेमेटरी chemicals which give rise to severe contraction of bronchioles, ठीक है। तो अगर आपको याद हो जब हमने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, तो उसमें हमारे पास हिस्टामीन रिलीज होते हैं, ठीक है। अब लंग्स में जब भी किसी चीज़ से कोई एलर्जिक ह्यूमन बीइंग वो पार्टिकल्स इनहेल करता है तो लंग्स के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है दैट विल रिलीज लार्ज नंबर ऑफ हिस्टामीन्स, एंड हिस्टामीन्स यानी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स विच गिव राइज टू सीवियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल्स आर मस्कुलर, सो वो जो ब्रोंक्यूल्स है दे विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट और डायमीटर जो है कम हो जाता है, जैसे मैंने आपको एक कहानी की मदद से भी बताया था इम्यून सिस्टम में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी वाले टॉपिक में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हिस्टामीन्स। रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स सराउंड द वॉल्स ऑफ, ठीक है। तो रिब्स और इंटरकोस्टल मसल जो हैं वो किसको सराउंड करती हैं? डेफिनेटली रिब्स और आपके इंटरकोस्टल मसल्स दे आर प्रेजेंट अराउंड द लंग्स। देन वी हैव ट्यूबरक्लोसिस इज अ डिजीज विच इज हार्मलेस, ऐसा तो नहीं है, कॉन्टेजियस कह सकते हैं आप, कॉन्टेजियस एक से दूसरे को लग सकता है, यस, थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के जरिए अगर हम डिस्कस करते हैं। देन वी हैव तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है विनेरल का, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हम कहें उसके ज़रिए जो है वो ये फैलता है, या फैटल बिकम बहुत ज़्यादा डेंजरस अगर हम कहें। लेकिन अगर हम ट्रांसमिशन के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसमें द आंसर वुड बी हमारे पास, अगर हम इसका आंसर देखें, सो दैट वुड बी ऑफ सेकेंड वन, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज विच इज़ कॉन्टेजियस, यानी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के ज़रिए जो है वो ये बीमारी फैलती है। So we have a next one, the muscles fibers have iron containing protein. Muscles में, ठीक है, iron containing protein है which have more affinity for oxygen than hemoglobin. तो हम उसको क्या कहते हैं? मायोग्लोबिन। हम ये डिस्कस कर चुके हैं इसके हवाले से जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड डिस्कस कर रहे थे, तो दैट विल बी द आंसर ऑफ मायोग्लोबिन, ठीक है। देन वी हैव मैमल्स विच कैन स्टे अंडर ओशियन फॉर मोर देन 2 hours विदाउट कमिंग अप फॉर एयर आर, ठीक है। तो बेसिकली ये एनिमल्स जो हैं जो एक लॉन्ग डीप ब्रेथ लेकर डाइव इन करते हैं वो सिटेशियंस कहलाए जाते हैं, लाइक वेल्स वगैरह। इन एनिमल्स की क्लास को हम सिटेशियंस कहते हैं। जैसे कि मैमल्स भी लिखा है कि विच कैन स्टे अंडर ओशन फॉर मोर देन 2 hours विदाउट कमिंग अप फॉर एयर आर, तो वो एक डीप ब्रेथ लेने के बाद डाइव इन करते हैं, तो उनकी जो क्लास है सिटेशियंस, क्लास किंगडम एनिमली में डिस्कस किया होगा आपने। अच्छा, 1 liter ऑफ एयर कंटेन अबाउट, तो दैट वुड बी 200 ml, यानी अगर हम 1 लीटर एयर जो है उसको जमा करते हैं तो ऑक्सीजन उसमें 200 ml होगी, यानी 1000 ml ऑफ एयर में 200 ml विल बी ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, इन अ टोबैको लीफ 200 ml, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन अ टोबैको लीफ देयर आर 12,000, ओके,
इन अ टोबैको लीफ देयर आर 12,000 स्टोमेटा पर स्क्वायर मीटर। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको एज ए न्यूमेरिक वैल्यूज़ याद रखनी होंगी। तो स्टोमेटा टोबैको लीव्स में उनके पर स्क्वायर सेंटीमीटर के लिहाज से, अगर पर स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर का पैच का एरिया लिया जाए, उसमें स्टोमेटा की तादाद 12,000 नंबर ऑफ स्टोमेटा मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक की लास्ट में जो वैल्यूज़ गिवन है उनको भी अगर आप एक नज़र देखेंगे तो आपके एमसीक्यू सॉल्व होंगे। ऑर्गन विच लाई वेंट्रल टू ईसोफेगस, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन विच लाई वेंट्रल, अब वेंट्रल का मतलब है जो सामने है, किसके सामने है? ईसोफेगस के, जो फूड पाइप है। ठीक है, सो ईसोफेगस के वेंट्रल मतलब उसके सामने, एक्सटेंडेड इन द चेस्ट कैविटी इन अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो क्या है बेसिकली, किसका जिक्र हो रहा है? डेफिनेटली ट्रैकिया का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। तो इट वुड बी आंसर ऑफ ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया हमेशा ईसोफेगस के वेंट्रल सरफेस पे होता है। बात तो हम कई दफ़ा डिस्कस, और अगर कोई पूछे कि ईसोफेगस ट्रैकिया के कौन से साइड पे होता है तो वो उसके डॉर्सल साइड पर होता है। ये बात हम कई दफ़ा चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है व्हेन एयर रश इनटू वैक्यूम क्रिएटेड इनसाइड ऑफ लंग, दिस प्रोसेस। अच्छा हाँ, ये कुछ बच्चे जो अक्सर मुझसे पूछते हैं सर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर का क्या है, वो ज़रा इस सवाल को समझ लें। लिखा है व्हेन एयर रश इनटू वैक्यूम क्रिएटेड इनसाइड ऑफ लंग्स, यानी जब हवा रश्ड टुवर्ड्स वैक्यूम, यानी जब हवा मूव करती है टुवर्ड्स वैक्यूम। ये बात तो कंफर्म है ना कि जहाँ वैक्यूम होता है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कहीं किसी जगह हवा का प्रेशर कम हो जाता है तो हाई से लो प्रेशर की तरफ एयर जरूर मूव करेगी। अब यहाँ लिखा है व्हेन एयर रश इनटू वैक्यूम क्रिएटेड इनसाइड ऑफ लंग्स, वो वैक्यूम जो लंग्स ने क्रिएट किया है। अब इस तरह एयर का खुद से उस लंग्स के अंदर मूव करने को हम क्या कहेंगे? अच्छा, वैसे तो हमारे पास ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग है, लेकिन अगर एयर रश्ड इनटू द वैक्यूम एरिया ऑफ द लंग्स, उसका मतलब है इनहेल हो रहा है। बेसिकली हम इसको इन ऑप्शंस में अगर ढूंढे तो क्या होगा? इनहेलेशन है। ठीक है, रेस्पायरेशन तो दोनों चीजें आ जाती है, रेस्पायरेशन तो इनहेल और एक्सहेल है, लेकिन हमें यहां पे इस सेंटेंस के लिहाज से इनहेल या इंस्पायरेशन बताना होगा आंसर। मैक्सिमम ऑक्सीजन कैन बी एब्जॉर्ब्ड एट, यानी ऑक्सीजन को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर उस किस प्रेशर पे मैक्सिमम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सकती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल अगर होगा दैट विल बी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो ये है एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिहाज से मैक्सिमम ऑक्सीजन कैन बी एब्जॉर्ब्ड एट। अच्छा, एस्थमेटिक पेशेंट्स आर, नेक्स्ट वी हैव एस्थमेटिक पेशेंट्स जो हैं वो एलर्जिक होते हैं। डेफिनेटली दे आर एलर्जिक टू माइट बी सम ऑफ देम पोलेंस, डस्ट और स्पोर्स। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट एमसीक्यूज। ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड इज। आपको अगर याद होगा हमने डिस्कस किया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी अगर कहें वो बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन से। तो यहाँ हमने कहा ऑक्सीजन इज़ लेस सॉल्युबल, ठीक है, देन एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका स्टेटमेंट हमारे पास दैट विल बी ऑफ, हम कहेंगे यस इट्स ट्रू। Then we have 64, exchange of gases through diffusion takes place when there is a difference। यानी diffusion का process ही काफ़ी होगा exchange of gases के लिए when there is a difference in the partial pressure, liquid pressure, hydraulic pressure or concentration gradient। So when there is a difference in the concentration gradient of the gases, simple diffusion will takes place। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था higher to lower concentration। Epithelium is only 2 cell thick which facilitate process of diffusion। यानी यहाँ पे हमारे पास जो 2 या 1 सेल थिकनेस होती है वो काफ़ी होती है जिसमें जो है प्रोसेस हो सके किस चीज़ का? डिफ्यूजन का। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा डिफ्यूजन। अच्छा, मैकेनिकल प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ 2 phases, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड। तो हम उसको पर्टिकुलरली ब्रीथिंग कंसिडर करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
हम लोग नॉर्मली रेस्पायरेशन कहते हैं, बट रेस्पायरेशन एक्चुअली इज सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि उसके कंपैरिजन में ब्रीथिंग का वर्ड भी है, सो वी शुड गो टू द ब्रीथिंग प्रोसेस, एक्चुअली हम उसको ब्रीथिंग प्रोसेस कंसिडर करेंगे, ठीक है। देन वी हैव MCQs जो हमने डिस्कस किया 66, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द 67। और चेक इसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लेक्स कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के अपर एंड पर जो एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है दैट विल बी नोन एज लैरिंग्स, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द ट्रैकिया जो हम कहेंगे, जिसमें वोकल कॉर्ड हमारे साउंड बॉक्स मौजूद है। ऑक्सीजन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन इन ब्लड एंड फॉर्म, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड में मिलेगा, दैट विल मेक अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सो अ स्ट्रक्चर विल बी नेम्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड, लैरिंग्स का जो ओपनिंग है दैट विल बी नोन एज, हम क्या कहेंगे उसको, द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस, ठीक है। जो ओपनिंग है वो ग्लॉटिस है, और वहां मौजूद जो दो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हैं दैट एक्चुअली द वोकल कॉर्ड साउंड बॉक्स, तो यहां पर ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ग्लॉटिस, ठीक है। Then we have 68, 69 we have done with, and then the last one would be 70. Respiration in fish is done by help of paired fins, gills, operculum or bladder, तो definitely paired gills। और रेस्पिरेटरी सरफेस है लैमिला, हम डिस्कस करेंगे, या गिल फिलामेंट अगर ऑप्शन है, अगर गिल फिलामेंट नहीं है तो लैमिला, और अगर दोनों है तो फिर लैमिला वुड बी द राइट आंसर। Thank you, students.